नमस्कार, मैं योगेश राणा। कर्नाटक के परिणाम से भाजपा चिंता में है। वो इसलिए चिंता में नहीं है कि एक प्रदेश से उनकी सत्ता चली गई। सत्ता तो आती जाती रहती है। दरअसल वो इसलिए चिंता में आई है क्योंकि उनकी राजनीति की नींव में रखी गई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ईंटें हिल गई है। वो इसलिए चिंता में आई है क्योंकि जिस परसेप्शन की बदौलत वो सत्ता का विस्तार लगातार पिछले 9 साल से कर रही थी, वो चिंता में आई है। उस पर सवालिया निशान लग गया है। आप समझिए, भाजपा की जीत के 3 आधार है। एक, नरेंद्र मोदी। बीजेपी सिंगल फेस पर चुनाव लड़ती है, चाहे वो देश का चुनाव हो या फिर प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हो, यहां तक कि कई सारे नगर निगमों के चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ लिए जाते हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवाल उठे हैं। दबी दबी सी बात ही सही, लेकिन यह बात मीडिया रिपोर्ट में आ रही है कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक काम नहीं करेगा। भाजपा के भी बहुत से लोगों का यह मानना हो गया है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक कमजोर हो रहा है। भाजपा को अब इस दिशा में सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, प्रदेशों में नए नेता तैयार करने चाहिए। भाजपा की जीत की दूसरी सबसे बड़ी वजह रहती है धर्म की राजनीति। कर्नाटक की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि वहां पर भाजपा की धर्म की राजनीति फैल हुई है। चुनाव राम के नाम पर शुरू किया गया और बजरंग बली तक पहुंचाया गया, लेकिन भाजपा का ध्रुवीकरण का यह एजेंडा फेल हो गया। इस घटना का एक बहुत बड़ा संदेश है देश के अन्य हिस्सों के लिए। पता नहीं कर्नाटक का चुनाव परिणाम दूसरे हिस्सों में देश के भाजपा की राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कर्नाटक का संदेश बहुत दूर तक तो गया ही है। कांग्रेस अब हर जगह यह कह रही है कि मोदी मैजिक अब काम नहीं करेगा। भाजपा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक तीसरी लाइन पर भी काम करती है। आप इसे तीसरी लाइफलाइन कह सकते हैं भाजपा की, और वो है राष्ट्रवाद। सत्यपाल मलिक के आरोप, अडानी मोदी की दोस्ती पर उठे सवाल और दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवान जो कह रहे हैं कि हमने तो विदेशों में तिरंगे का मान बढ़ाया था, फिर भी हमारी देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं। और सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा हमले पर उठाए गए सवाल। इसके अलावा भी बहुत सी बातें जो पिछले कुछ माह में लगातार एक के बाद एक सामने आती गई है। ये बातें सच है या झूठ है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि घरों में इन बातों पर बातें होने लगी है। इस तरह से भाजपा की जीत की जो तीसरी लाइफलाइन है, उस पर भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। बात तो, चर्चा तो होने ही लगी है। और जब किसी भी बात पर चर्चा होने लगती है तो समझिए कि चीजें चिंता में तो आएगी ही। आ नहीं रही है तो आ सकती है। और ध्यान में यह भी दिया जाना चाहिए कि तीनों ही लाइफ लाइनों पर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एक वजह बनते हुए जाते हैं। अब इन सवालों से कितना नुकसान होगा, मैं कहता हूं कि अभी पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। इस पर तो अभी कोई भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक सच तो यह भी है कि भाजपा के लिए जीत की कहानी लिखने वाली ये तीनों लाइफलाइन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से काम कर रही है। यानी योगी आदित्यनाथ अपनी कोशिश से इन तीनों लाइफलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीनों लाइनें लंबी कर रहे हैं। भाजपा की राजनीति का यह भी एक सच है। इसीलिए आइए कुछ अन्य तथ्यों पर भी गौर कर लेते हैं। पहली बात, हरियाणा में लोकसभा की 7 सीटें हैं। भाजपा ने पिछली बार सभी जीती थी, लेकिन पहलवानों का यह जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, इसके बाद इस बार 7 सीटें मिलेगी, इस पर एक बड़ा सवाल या निशान लग गया है। अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह तो पता नहीं है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में, जो भाजपा की राजनीति में एक बड़ी चिंता तो दिख ही रही है। हरियाणा सरकार के कई मंत्री दिल्ली में पहलवानों के धरने में शामिल हो रहे हैं। जाहिर है ये चिंता की एक बड़ी लाइन तो साफ साफ दिख ही रही है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं सांसदी की। उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भाजपा ने पिछली बार 41 जीती थी। क्या इस बार एकनाथ शिंदे को आगे कर 41 सीटें महाराष्ट्र में भाजपा जीत सकती है? वो भी उस समय जब शरद पवार अपने राजनीतिक दांव पेच शुरू कर चुके हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरी बार बिहार में 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार को आगे कर 39 सीटें भाजपा ने जीती थी। अब नीतीश कुमार लालू यादव के बेटों के घर में पहुंच गए हैं। भाजपा के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। और अभी जो बिहार में रिसेंटली एक घटना घटी है, जो वहां पर एक बाबा के मंच पर
भाजपा के सभी नेता पहुंच गए हैं। यानी कि भाजपा के बड़े बड़े नेता ये मानकर बैठ गए हैं बिहार के कि अपने दम पर जीतना बहुत मुश्किल हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व कितना जिता पाएगा ये इसका भी कुछ पता नहीं है। हो सकता है बाबा ही जिता दे। तो बाबा के चारों तरफ कितने तल्लीनता से खड़े हुए ये नेता दिख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं तभी घटती है जब मन में भीतर कहीं गहरे में चिंता पैदा होने लगती है, राजनीति में चिंता पैदा होने लगती है, तभी इस तरह की घटनाएं दिखती है, तभी उम्मीदें ढूंढी जाती है, नए नए आसरे ढूंढे जाते हैं। और बिहार की भाजपा की राजनीति साफ साफ बता रही है कि बागेश्वर महाराज को लेकर एक उम्मीद भाजपा के नेता वहां पर ढूंढ रहे हैं। अब वो कितने सफल होंगे या नहीं होंगे तो कहा नहीं जा सकता। वैसे भी राजनीति में गैर राजनीतिक व्यक्ति वोटों को ध्रुवीकरण कर नहीं पाता है। गैर राजनीतिक व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी को वोट दिला नहीं पाता है। यह एक साफ सी बात है। हां, वो बाहर से वोट दिला सकता है, लेकिन अगर वो सीधे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता हुआ दिखता है, सीधे प्रभावित करता हुआ दिखता है, तो प्रभावित जनता होती नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्नाटक की तरह ही बिहार में भी भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसीलिए क्या इस बार भाजपा बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। कुछ अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह की चिंता और सवाल पैदा हो रहे हैं। उनके विस्तार में बहुत ज्यादा जाते नहीं है। इसीलिए मैं अंत में एक बात पर आता हूं। भाजपा की एक बहुत पुरानी चुनावी रणनीति रही है और जिसको वो बार बार आजमाती है और सफल भी होती हुई दिखती है। हालांकि कर्नाटक में नहीं होती दिखी है, लेकिन कर्नाटक के समीकरण को हम दूसरे प्रदेश जो खासकर उत्तर भारत के प्रदेश है उनसे अलग कर लेते हैं। और भाजपा की एक बड़ी चुनावी रणनीति है और यह रणनीति बहुत ही प्रचलित और कामयाब है। जैसा कि मैंने कहा, वो चुनाव में बड़े पैमाने पर टिकट बदलती है। इससे होता क्या है, जिस चेहरे को लेकर लोगों में नाराजगी होती है वो चेहरा सामने से हट जाता है, नया चेहरा सामने आ जाता है और भाजपा का वोट जो चिंतित होता है, जो भाजपा का वोटर जो नाराज होता है, वो वोटर वोट कर देता है। नाराज होने के बाद भी भाजपा को वोट कर देता है, क्योंकि जिससे नाराजगी थी वो तो सामने से हट गया। अब सवाल नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का चेहरा है और अब भाजपा के पास हिंदुत्व का एक अन्य चेहरा भी तैयार ही हो चुका है और यह नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी मायने में नरेंद्र मोदी से कमतर है। इसीलिए क्या भाजपा अपनी इस रणनीति पर बहुत टॉप के लेवल पर काम कर सकती है? बड़े चेहरों को बदलने की घोषणा तो नहीं हो सकती है, लेकिन क्या भ्रम पैदा किया जा सकता है? क्योंकि राजनीति में जब निर्णय सीधे सीधे नहीं लिए जाते हैं तो भ्रम पैदा किया जाता है और समय पर निर्णय ले लिया जाता है। इसीलिए क्या आप मानते हैं कि भाजपा को इस दिशा में, भाजपा की अंदरूनी राजनीति में भाजपा को इस दिशा में सोचने का वक्त आ गया है? यह मेरा सवाल है। आप अपनी राय जरूर पेश करें। नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप बने रहे मेरे साथ।